तो दोस्तों आइए, आपका दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, संघीय कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हम अनुच्छेद 74 देखते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति की सलाह सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होता है। जब राष्ट्रपति अपना कार्य करता है तो राष्ट्रपति अपना कार्य मंत्रिमंडल के सहयोग से करता है, या उनके कहने के अनुसार कहा जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है स्टाम्प का मोहर, मतलब जहां चाहो वहां स्याही लगा के मार दो। उसके बाद इसमें कुछ नियम आया था, तो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई द्वारा कोई विधेयक आता है तो उस पर विचार करने के लिए एक बार राष्ट्रपति कह सकता है, उसको यह पावर दी गई। उसके बाद मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति को देता है उसकी कभी न्यायिक जांच नहीं हो सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह जो राष्ट्रपति की दी जाती है उस पे कभी भी न्यायिक जांच नहीं हो सकता, किसी सरकार द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 300 में कहा गया है कि भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है। जैसे भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 में आया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो द यूनियन गवर्नमेंट इसका नाम है। इसे हिंदी में कहते हैं भारत संघ। ये आरओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद कहा गया है कि 74 के 1 में कहा गया है पीएम मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होंगी और यह राष्ट्रपति जो होगा वह तीनों सेनाओं का प्रधान होगा। हम देखते हैं तो संघीय कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये क्वेश्चन 2013 और 17 में पूछा गया था और 14 में आरोप पूछा गया। उसके बाद नोट को देख लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी आपात के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। राष्ट्र मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा, मतलब उसको कोई पावर नहीं, जो कह दिया वो कर दिया। और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं, पुनः विचार के लिए आप इसको भेज सकते हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति देता है उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती है। IAS 2007, यूपी PCS 2003 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट अर्थात भारत संघ, 2021 आर में पूछा गया है। आधिकारिक दस्तावेज भारत के संबंध में क्या है, तो यह श्वेत पत्र है, 2001 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो सरकारी दस्तावेज व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र जो होता है, इसमें जो मंत्री के वार्तालाप होता है उसका इसमें विवरण होता है। 75 देखते हैं। तो अनुच्छेद 75 में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसका मंत्रिमंडल का नियुक्त होगा। उसकी सलाह पर ही प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा उस मंत्रिमंडल का निर्माण होगा। और उस मंत्रिमंडल में अनुच्छेद 75 है। तो अनुच्छेद 75 में क्या है कि राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा, जिससे कि
पूरा संसद चल सके या राष्ट्रपति का कार्यकाल या कार्य पूरा हो सके, उसके लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। उसके अलावा जो है वह जो मंत्रिमंडल होगा वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है विपक्ष द्वारा तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। उसके बाद आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज ये है कि 91वां संविधान संशोधन द्वारा कुल संसद सदस्यों का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं, यह प्रावधान किया गया। और यह राज्यों में प्रावधान किया गया है 15%। अगर वहां की राज्यसभा विधानसभा सीटें 12 से कम आती है तो मिनिमम उस जगह 12 मंत्री बनाए जाएंगे सीएम को लेकर। तो हम देखते हैं, तो जैसे अनुच्छेद 75 है तो 75 के 1 में आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 2013 पूछा गया क्वेश्चन है। 75 के 2 में है कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और उसके बाद 3 है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मतलब सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह 95, 96, 2010, 2016, 2012 पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद मंत्री शब्द का प्रयोग प्रथम बार जो एक ही बार हुआ है पूरे संविधान में, वह 352 में हुआ है, राष्ट्रीय आपात में 56 में हुआ है। और उसके बाद जो है 91वां संविधान संशोधन, इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। और यह राज्यों पे जैसे जो जहां पर कम सीटें हैं कम से कम वहां 12 मंत्री बनेंगे सीएम को लेकर। अनुच्छेद 76 देखते हैं, तो अनुच्छेद 76 में क्या है कि भारत के महान्यायवादी की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 77 है कि संघ सरकार के सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति कार्य आवंटित करता है और उनको कार्य के नियम भी बताता है। और उसके बाद अनुच्छेद 78 है, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य है, चाहे वह पूछे या ना पूछे। और यदि राष्ट्रपति कोई भी सलाह देश के बारे में लेना चाहता है तो प्रधानमंत्री को उस सलाह को उन्हें देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है शासन के बारे में जानकारी राष्ट्रपति देना अनिवार्य है। और उसके बाद अनुच्छेद 71 होता है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो मामला है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 76 है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और 77 में संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्य के आवंटन का नियम भी बनाता है। उसके बाद अनुच्छेद 78 है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सभी कार्यों की जानकारी भी देता है। राष्ट्रपति स्वयं जानकारी मांग सकता है जिसके लिए उसे देना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे 2014 यूपी में और IAS 2022 पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद अनुच्छेद 71 के तहत चुनाव विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, राष्ट्रपति के चुनाव विवाद। उसके बाद उप प्रधानमंत्री शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं है, यह एक प्रॉपर्टी बन गई है। जैसे देश जब आजाद हुआ प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू और इसमें प्रतिद्वंदिता चल रही थी जिसमें ये आगे चले, लेकिन गांधी जी के कहने पर वो बने और प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। उसके बाद दूसरे मोरारजी देसाई, तीसरे चौधरी चरण सिंह अन्य बने, अंतिम जो है लाल कृष्ण आडवाणी बने। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। तो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका के संबंध में जो शक्तियां हैं, तो यह शक्तियां राष्ट्रपति को अनुच्छेद 79 के तहत है कि भारत की एक संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर कार्य करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें है कि दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है
तो दोनों सदनों की चर्चा में सिर्फ राष्ट्रपति ही भाग लेता है, या 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 80 है, तो अनुच्छेद 80 में क्या है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह विज्ञान, कला, खेल क्षेत्र से किया जाता है। यह आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। इसमें अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व नहीं था, तो राष्ट्रपति इसको मनोनीत करते थे। अनुच्छेद 331 कहता है कि जब लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उसका मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 34 में कहा गया, 334 में, कि SC ST और 2 एंग्लो इंडियन का 70 वर्षों के लिए इनको मनोनीत किया जाएगा लोकसभा में, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST को 10 साल के लिए तो बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन को प्रमोट नहीं किया गया, जिससे तमाम न्यूज चैनलों ने इसका अफवाह फैलाया कि इसको समाप्त कर दिया गया, जबकि उसमें सीधा प्रावधान था जब तक चाहे इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST को बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन को नहीं बढ़ाया गया, जिससे ये समाप्त हो गया। तो राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका के संबंध में जो राष्ट्रपति को शक्ति मिली है, 69 में भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बना है। दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति लेता है। यूपी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत करता है, जो कला, विज्ञान, संस्कृत, खेल क्षेत्र आदि से होता है। तो यह 2009, 2005, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 334 SC ST और 2 एंग्लो इंडियन 70 वर्ष के लिए संविधान लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे। अनुच्छेद 333 में कहा गया था उनका, अनुच्छेद 333 के साथ जब उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो 2 किया जाएगा। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST को तो 10 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन को बढ़ाया नहीं गया, जिससे कि यह 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त तो कर दिया गया कोटा। इसका मेन कारण था, जैसे नीरव मोदी हो, विजय माल्या जैसे लोग बन जाते थे और या देश का पैसा लेके भाग जाते थे या गलत कार्य कर देते, जिससे बड़ी बदनामी होती थी, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान या विघटन कर सकता है। यह प्रथम सत्र की जो बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है और स्थगित भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति है कुछ समय के लिए रोक सकता है, अधिकृत जिसे कहते हैं स्थगित करना। जैसे ज्यादा बहस होने लगती है या झगड़ा होने लगता है तो कुछ देर के लिए छुट्टी कर दिया जाता है, जैसे स्कूलों में बच्चों के साथ होता है। उसके बाद विघटन या भंग कर देना है। विघटन या भंग कर देने का सीधा अर्थ ये है कि लोकसभा अपना विश्वास मत खो चुकी है। उसके बाद 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, अधिक से अधिक 3 बैठकें या उससे ज्यादा बैठकें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में 3 बैठकों का प्रचलन है। इसमें 3 सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो इसमें जो बजट सत्र होता है सबसे बड़ा होता है, इसमें सभी चीजों पर चर्चा होती है, और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 85 में क्या है कि संसद के सत्र या सत्रावसान शुरू करना या विघटन कर सकता है। इसमें सत्रावसान का अर्थ है शुरू करना। प्रत्येक संसद के प्रथम सदन का सत्रावसान या आहूत राष्ट्रपति करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्रावसान का मतलब होता है कि राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया जाता है किसी सत्र को। स्थगित या कुछ समय के लिए रोक देना। विघटित या भंग कर देना मतलब लोकसभा जब अपना बहुमत खो देता है, मंत्रिपरिषद जब अपना बहुमत खो देता है, उस समय लोकसभा भंग कर दे। सत्र 1 वर्ष से कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक जितनी बार चाहे कर सकता है। इस समय प्रचलित सत्र बुलाए जाते हैं।
सत्रों का प्रचलन इस समय है। एक बजट अधिवेशन है, एक मानसून अधिवेशन है और एक शीतकालीन अधिवेशन है। तो सबसे बड़ा बजट होता है, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र होता है। 86 है सदनों का अभिभाषण एवं संदेह भेजने का अधिकार। यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह अभी हमारे संविधान में राष्ट्रपतियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 87 आता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यह अभिभाषण जो है सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा तैयार किया जाता है। यह विशेष होता है जो प्रथम आम चुनाव होता है या प्रथम प्रत्येक वर्ष जो बजट सत्र होता है उसका अभिभाषण कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जो लिखा जाता है राष्ट्रपति द्वारा वही पढ़ा जाता है। और यह अभिभाषण जब होता है तो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं सभी लोगों को आना अनिवार्य होता है। उसके बाद अनुच्छेद 99 है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो संसद सभी सदस्यों को तो शपथ दिलाएगा नहीं, एक लोग को दिला देता है संसद शपथ, जो जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर संविधान में कहीं चर्चा नहीं गया है, ये एक रीति बनाई गई है। तो यह प्रोटेम स्पीकर के जो चुनने की प्रथा है यह वरिष्ठता के क्रम में है। यहाँ वरिष्ठता का मतलब उम्र नहीं होता है, यहाँ वरिष्ठता का मतलब वो कितनी बार लोकसभा या राज्यसभा में आया हुआ उस आधार पर ये माना जाता है कि वह कितना वरिष्ठ है, उसका नियुक्ति किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखा गया है कि ओवैसी साहब के भाई साहब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है क्योंकि वो लगातार 6 बार विधानसभा से चुनकर गए थे। तो हम देखते हैं तो अनुच्छेद 86 है कि सदनों का अभिभाषण और संदेह भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह ब्रिटेन से लिया गया, अभी एक बार यूज नहीं किया गया है। 87 है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। तो क्या अभिभाषण यह सत्ता पक्ष के मंत्रियों द्वारा तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद संविधान प्रत्येक वर्ष प्रथम बैठक में यह अभिभाषण देता है। लोकसभा और राज्यसभा को संबोधन का कारण भी बताता है। अनुच्छेद 99 है कि राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से शपथ दिलवाता है और यह प्रोटेम स्पीकर इसके कार्यकाल पे आधार पर वरिष्ठता का तय होता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो भी करता है, जैसे घर के जो बुजुर्ग होते चल नहीं पाते हैं तो उनका जो भी कार्य होगा घर के लोगों ही द्वारा होगा, लेकिन कार्य उनके नाम पे होता है। अनुच्छेद 108 देखते हैं तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति कब बुलाता है, जैसे कोई विधेयक है अगर पास नहीं हो रहा है तो उसे संयुक्त बैठक द्वारा पहले बहस की जाती है, उसके बाद वोटिंग कराई जाती है। इस संबंध में संयुक्त बैठक होता है या अनुच्छेद 108 में है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। उसके बाद अनुच्छेद 111 आता है विधेयकों पर अनुबंध। तो विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, अत्यंतिक विशेषाधिकार, निलंबनकारी विशेषाधिकार और जेबी वीटो विशेषाधिकार। अत्यंतिक विशेषाधिकार क्या है, यह सत्ता पक्ष के कहने पर लाया जाता है। जैसे कोई पुरानी सरकार है, वह कोई विधेयक लाई हुई है तो जो सत्ता में सरकार आती है उस विधेयक को खत्म करा देती है, उसे अत्यंतिक विशेषाधिकार कहता है। और निलंबन करारी विशेषाधिकार, जैसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया है कि कोई विधेयक है उसे एक बार राष्ट्रपति पुनः भेज सकता है कि इस पे दोबारा विचार कर लीजिए, उसके बाद उस विधेयक को जो है लौटाने पर राष्ट्रपति को मानना होता। उसके बाद जेबी वीटो पावर। तो जेबी वीटो पावर में क्या है कि यह राष्ट्रपति अपने जेब में रख लेते हैं और इस पे कोई चर्चा नहीं करते। जैसे ज्ञानी जैल सिंह थे, 1886 में इन्होंने एक इंदिरा गांधी द्वारा डाक विधेयक लाया गया था जो आज भी वह निलंबित है।
उस विधेयक को इन्होंने जेब में रख लिया गया था, इसीलिए प्रसिद्ध हो गया जेबी वीटो पावर क्या है, जिससे इंदिरा गांधी जी इनसे काफी रुष्ट हुई थी। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, यह 2012 और 2015 पूछा गया है। इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2003, 2015, 2018, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति 2004, 2008 में पूछा गया है, जिसमें 3 विधेयक है। विधेयक इसमें 3 है। अत्यांतिक विशेषाधिकार या सत्ता पक्ष के कहने पर राष्ट्रपति मना कर देता है, पिछली सरकार के जो विधेयक लाई होती है उसको खारिज करवा देता है। यह 2001 पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा है निलंबनकारी विशेषाधिकार, एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यूपी 2003, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये पावर राष्ट्रपति को दिया गया था। तीसरा था जेबी वीटो, यह पॉकेट में राष्ट्रपति रखे रहता, जिस पर कोई विचार नहीं करता है। यह ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक को इस तरीके से खत्म किया गया था। तो देखते हैं अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और देश में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसपे कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कानून बना देता है। इस कानून की जो समय सीमा होती है वो 6 महीने होती है और क्योंकि सत्र जो है लगभग 2 महीने के आसपास चलता है, इसीलिए इसको 6 महीने 6 सप्ताह कर दिया गया है। अगर इस अवधि के दौरान यह पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, अगर यह पास नहीं हो जाता है तो यह कानून वहीं पर समाप्त हो जाता है। और उसके बाद आ जाती है न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में अनुच्छेद 72 है, क्षमादान की शक्ति। तो यह क्षमादान की शक्ति, जैसे क्षमा कर देना, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा है तो उसको हम क्षमा कर देते हैं। और लघुकरण, इसकी स्थिति को बदल देते हैं। लघुकरण में जैसे आज कठोर कारावास है तो उसको सरल कारावास में कर देते हैं और उसकी स्थिति को पूरी तरह का विराम, जैसे विराम होता है, सजा को कम कर देते हैं। जैसे गर्भवती महिला हुआ या बूढ़ी बुजुर्ग या अपाहिज हुआ तो उनके सजा को हम देखते हुए कम कर दे सकते हैं। यह न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है। प्रविलंबन, तो प्रविलंबन देखते होंगे कई लोगों की सजा चल रही होती है, शादी या ब्याह होता है तो वो छुट्टी लेके आ जाते हैं, इसी को प्रविलंबन कहा जाता है। और देखते हैं तो अनुच्छेद 123 के साथ अध्यादेश जारी करना, तो ये IS 2003 यूपी में 15, 16 और 2013 पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा न चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। यह लागू रहेगा कितना? 6 माह 6 सप्ताह। यदि संसद के भीतर यह पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा और अगर नहीं हो जाता तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। 2007-17 पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है? तो पहली शक्ति है क्षमादान की शक्ति। इस क्षमादान में क्षमा में होता है मृत्यु दंड, आजीवन कारावास के दंड को समाप्त कर देना। लघुकरण, सजा की आकृति बदल देना, जैसे मृत्यु दंड है तो आजीवन कारावास में, कठोर दंड है तो उसको सरल में बदल दिए। विराम अवस्था, सजा को कम से कम कर सकते हैं, जैसे गर्भवती महिला, वृद्ध या बुजुर्ग या अपाहिज को उनकी सजा को माफ कर सकते हैं। प्रविलंबन, सजा के कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है, जैसे इस समय तमाम देखे होंगे शादी ब्याह या नेता लोग जो होते हैं वो प्रचार में आ जाते हैं सजा को माफ करने। और इसमें क्या, फांसी की सजा पर भी रोक लगा देता है। सजा जो राष्ट्रपति हो, फांसी की सजा पर भी रोक लगा देता है। न्यायिक शक्ति में अनुच्छेद 124 में देखते हैं तो अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 117 में क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 143 में है कि
सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा वह 5 बेंच के समूह द्वारा वह निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद वित्तीय शक्ति आ जाती है। तो वित्तीय शक्ति में 267 अनुच्छेद के तहत आकस्मिक निधि होता है, कंटिजेंसी फंड। तो यह जो फंड होता है तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से संसद को किसी समय पैसा बिना किसी अनुमति के दे सकता है। और उसके बाद 280 अनुच्छेद है वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, जो धन के आवंटन का एक आधार बनता है। और राष्ट्रपति यह जो आधार आवंटन को कितनी राशि दी गई है, यह वित्त आयोग की सिफारिश पर लोकसभा एवं राज्यसभा के सामने पटल पर रखवाता है। तो हम देखते हैं, तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के तहत जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के से सलाह ले सकता है, लेकिन यह मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2008-2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति की है, यह 267 में आकस्मिक निधि है। संसद को या मंत्रिमंडल को किसी समय अगर पैसे की आवश्यकता होगी, राष्ट्रपति बिना किसी अनुमति के संचित निधि से निकाल कर पैसा दे सकता है। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग धन के आवंटन का आधार बनता है, और राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश पर सदनों के सामने रखवाता है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखते हैं। तो राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। एक है अनुच्छेद 352, आपात की उद्घोषणा। यह आपात की उद्घोषणा का अर्थ है कि भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, या भारत किसी आक्रमण में शामिल हो जाए, या भारत में विद्रोह होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अभी तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है। एक बार 62 में चीन युद्ध के समय लगाया गया था, उसके बाद 1971 में पाक युद्ध के समय लगाया गया, उसके बाद 1975 में इंदिरा जी ने इंदिरा आपात के नाम से इसे जाना गया, यह लगाया गया था। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 352 और 356 जर्मनी के संविधान से लिया गया, जो हिटलर के नाम से प्रमुख था, जो यहूदियों को मरवाता था इसके तहत। और उसके बाद हम देखते हैं 356, यह राज्य के वैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। यह लोकसभा या राज्यसभा की अनुमति साधारण बहुमत से जरूरी है। यह 6 महीने कर 3 वर्ष से ज्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो हम देखते हैं, तो आपातकालीन शक्तियां हैं। 352 में आपातकाल की उद्घोषणा बाह्य आक्रमण, भारत के किसी युद्ध में शामिल हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह की संभावना पर लागू होता है। यह 30 दिन में अनुमोदन और 30 दिन में पुनः अनुमोदन 6 माह करके आजीवन इसको बढ़ाया जा सकता है। यह पहली बार 1962 में चीन युद्ध में प्रयोग हुआ, 1971 में पाक युद्ध में हुआ, और 1975 इंदिरा आपात के नाम से विख्यात है। इसे जर्मनी के संविधान से 352 और 356 को लिया गया था। अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लागू होता है। यह 1951 में प्रथम बार जो है पंजाब राज्य में लगाया गया था, और सबसे ज्यादा यूपी में लगाया गया, दूसरे नंबर पे मणिपुर में लगाया गया है, और तीसरे नंबर पर बिहार में लगाया गया है। और कुल अभी तक 356 जो है यह 115 बार लगाया जा चुका है। आंतरिक अशांति के स्थान पर 42वां संविधान संशोधन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर यह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। 6 माह करके यह 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी वक्त इसको समाप्त कर सकते हैं, और राष्ट्रीय
और कई और कारणों से, जैसे कि किसी पार्टी का पूर्ण बहुमत ना हो या बीच में सरकार के समय पूर्ण बहुमत खो जाने पर तब भी राष्ट्रीय आपात 356 लग जाता है। और उसके बाद एक आपात आता है 360, जिसे वित्तीय आपात कहते हैं। तो वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है, यह अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका में वित्तीय आपात लगता रहता है, जब विधेयक पर बात नहीं बनती है तो वहाँ वो वित्तीय आपात का कार्य करता है। इस तरीके से हमारा राष्ट्रपति 2 पार्टों में खत्म हुआ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगला पार्ट हम देखेंगे उपराष्ट्रपति।